पूरे दुनिया में 195 देश हैं और उनमें से भारत कई सालों से दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड देश रहा है। बट अब शायद ऐसा ना रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इंडिया बहुत ही जल्द दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड देश बनने वाला है, जहां वो चाइना को कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही दिनों में ओवरटेक कर देगा। इवन ये भी पॉसिबल है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बन चुका हो। बट सवाल ये उठता है कि हमारे देश की ये नौबत आई कैसे, और क्या है वो रीज़न जिससे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ और इसका आने वाली जनरेशन पर क्या अंजाम होगा। इसी मिस्ट्री को आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे और ये जानेंगे कि वाई इंडिया इज सो पॉपुलेटेड। बट बिफोर दैट आई वांट योर सपोर्ट एज वन लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। India will surpass China. India may now be the world's most populous country. India is projected to surpass China as the world's most populous country next year. कुछ ही दिनों में इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड देश बन जाएगा, जहां उसकी आबादी लगभग 1.45 बिलियन होगी, जो पूरे दुनिया का लगभग 18% होगा, जो कि चाइना की भी पॉपुलेशन को ओवरटेक कर देगा। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो 1950 में चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा था। जहां इंडिया का पॉपुलेशन 359 मिलियन था, वहीं पर चाइना 552 मिलियन के साथ कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था। हालांकि इन 70 सालों में भारत में कई बदलाव हुए और उन्हीं बदलाव में से भारत में हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोड भी शामिल है, जहां इन 70 सालों में भारत ने अपने पॉपुलेशन को 400 गुना बढ़ाकर 1.45 बिलियन कर दिया। और ये पॉपुलेशन सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से और बढ़ती जाएगी। जहां चाइना का मेजर पॉपुलेशन ओल्ड एज पीपल हैं, वहीं पर इंडिया अपने बढ़ते युवाओं के लिए जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2050 तक चाइना अपने पॉपुलेशन में से 30 मिलियन पॉपुलेशन लूज कर देगा और वहीं पर इंडिया अपने पॉपुलेशन को 200 मिलियन और बढ़ा देगा। ये सब सुनने के बाद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि ऐसे भी क्या रीजंस होंगे जिससे इंडिया आज दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। इसे समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था। ये वक्त था 1960s एंड 1970s का। भारत का ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1961 में भारत में लगभग 190 मिलियन पीपल, यानी कि देश का 44% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे था, और ये नंबर 1967 में बढ़कर 289 मिलियन, यानी देश का करीबन 70% हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि बढ़ती जनसंख्या और पॉवर्टी का क्या लेना देना था। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझोगे तो आप ना सिर्फ पॉपुलेशन एक्सप्लोड बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप के रीजंस को भी समझ जाओगे, जो कि इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो। 1960 के दशक में भारत का मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहता था, जहां लगभग 70% लोगों की जिंदगी एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, और इसके पीछे 4 रीजंस थे। नंबर 1, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी। नंबर 2, लोग कम पढ़े लिखे थे। नंबर 3, लोगों का पर्पस सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित था। एंड नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बहुत ही एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही थी। अगर एक कम पढ़ा लिखा इंसान जो हाल ही में गुलामी से आज़ाद हुआ है, जिसके घर की रोटी एग्रीकल्चर से आती है, वो भी बड़े मुश्किल से, वो ज़्यादा बच्चे 5 रीजंस की वजह से पैदा करेगा। नंबर 1, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ही आसानी एग्रीकल्चर में, बिकॉज एग्रीकल्चर रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड लेबर। नंबर 2, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ही ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज़, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट पर निर्भर थे। इवन आज भी वो परिवार जो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, आपको उसके घर में ओवर पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, पैट्रियार्की माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड नंबर 4, इकोनॉमिक रीज़न। उस वक्त की मेजॉरिटी फैमिली अपने बच्चों को एक एसेट की तरह देखते थे, सो दैट उनके बुढ़ापे में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही उन्हें आसानी होगी अपनी जीविका को लेके। नंबर 5, लैक ऑफ नॉलेज। अब क्योंकि वो इंसान कम पढ़ा लिखा होगा, जिस वजह से वो अवेयर नहीं होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोड को लेके। ये पॉइंट्स थे कि कैसे भारत की पॉवर्टी 1960 और 70 के दशक में एक मेजर रोल प्ले करती थी पॉपुलेशन एक्सप्लोड में। बट अब हम बात करते हैं कि वो क्या जनरल रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत में बच्चे पैदा होना बंद ही नहीं हुए हैं। नंबर 1, पैट्रियार्की माइंडसेट। इंडिया हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, जहां कुछ वक्त पहले तक लड़कों को एक एसेट की तरह से देखा जाता था और लड़कियों को एक लायबिलिटी।
अब क्योंकि एक कपल ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि उनका आने वाला बच्चा लड़की होगा या लड़का, तो फैमिली तब तक रिप्रोड्यूस करते जाते थे जब तक उन्हें एक सन ना मिल जाए। और कभी कभी तो एक बेटे से काम भी नहीं बनता था। जितने ज़्यादा बेटे हों उतना बेहतर है, क्योंकि एक बड़ा परिवार सेफ्टी, इकोनॉमी और पावर को रिप्रेजेंट करता है। इन 70 सालों में पैट्रियार्की माइंडसेट इसलिए भी एक वजह है ओवर पॉपुलेशन का, क्योंकि विरासत में जायदाद अधिकतर लड़कों को दी जाती है, जिस वजह से एक फैमिली तब तक रिप्रोड्यूस करते जाते थे जब तक वो अपनी पैट्रियार्की माइंडसेट को फुलफिल न कर लें। अब 70 और 80 के दशक में भ्रूण हत्या जैसी कोई चीज़ भारत में इतनी फेमस नहीं थी, जिस वजह से बेटी की लालसा में और अपने विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फैमिलीज़ ने पॉपुलेशन एक्सप्लोर कर दिया। हालांकि जब गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में अवेयर किया गया, तो इसका परिणाम फीमेल इन्फेंटिसाइड के रूप में हमें झेलना पड़ा। इसके अलावा आज भी भारत के रूरल एरियाज में बच्चे पैदा करने को मैन के मैस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है। डैट मीन्स अगर एक इंसान अपने समझदारी से वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो उसके आसपास के लोग इस चीज़ को उसकी इनफर्टिलिटी या फिर उसके मैस्कुलिनिटी से भी जोड़ते हैं। नंबर 2, इलिटरेसी एंड इकोनॉमी। 1960 के दशक में भारत का लिटरेसी रेट 18.3% था और 1970 में 28.3%। अब अगर किसी देश का लिटरेसी इतना कम होगा तो ओवर पॉपुलेशन होना बहुत ही लाजमी है। एक कम पढ़े लिखे इंसान के लिए बच्चे पैदा करना सिर्फ उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जहाँ एक बच्चे का एग्जिस्टेंस सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स डिसाइड करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसे समझने के लिए हमें कुछ वक्त पहले के भारत को समझना होगा। 50 साल पहले के भारत में बच्चे ना पैदा करने का रीज़न कुछ खास था नहीं। अगर आप 10 बच्चे भी पैदा कर रहे हो और आप थोड़े भी स्टैब्लिश्ड हो, तो आपको खाने की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। उस वक्त लोगों के पास कुछ हो या ना हो, बट खाने के लिए अनाज ज़रूर होता था। दूसरा, उनकी पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल होते थे, जहाँ सिर्फ मुफ्त की एजुकेशन ही नहीं बल्कि खाना भी उपलब्ध होता था। दवा के लिए सरकारी अस्पताल और महीने के राशन के लिए 10 बच्चों पर बनी सब्सिडी। अब अगर कम पढ़े लिखे इंसान को ये पता है कि वो अपने 10 बच्चों को आसानी से खिला पिला सकता है और पढ़ा सकता है, तो वो बच्चे क्यों नहीं पैदा करेगा। इसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि 10 बच्चे आगे चलकर उसके इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। हालांकि अब लोग इसलिए भी बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज की महंगाई क्या है और आने वाले टाइम में एक बच्चे के अच्छे हायर एजुकेशन के लिए खर्च कितना होना है। सो अगर सिर्फ इस पॉइंट को ही हम कंक्लूड करें तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब तक गवर्नमेंट फ्री राशन को फ्री एजुकेशन के ऊपर रखेगी, तब तक गरीब इंसान बच्चे पैदा करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल इम्पल्स को आप कभी भी लॉजिक से नहीं रोक सकते, खासकर जब आपका पेट भरा हो और आप एक इलिटरेट इंसान हो। सो अभी तक हमने देखा कि कैसे इलिटरेसी, पैट्रियार्की माइंडसेट और पॉवर्टी पॉपुलेशन एक्सप्लोड में एक मेजर कॉज रहा है। बट इनके अलावा एक और भी ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोड में, और वो है भारत का इतिहास। भारत और चाइना हमेशा से ही एक हेल्दी और वेल्दी नेशन में से गिने जाते हैं। ये दोनों नेशन कई सेंचुरी से वर्ल्ड पॉपुलेशन को डोमिनेट करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1950 में भारत के पॉपुलेशन को देखोगे तो वो अकेले वर्ल्ड का 15% कवर करता था, और अगर आप इसमें चाइना का भी पॉपुलेशन ऐड कर दोगे तो वो अराउंड वर्ल्ड का 37% हो जाएगा। सो इस डेटा को देखने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप पूरा ब्लेम सिर्फ बीते 70 सालों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि भारत हमेशा से ही एक अच्छी आबादी वाला देश रहा है, जिसका रिजल्ट कंपाउंड होकर हमें 70 साल बाद देखने को मिला है। बट सवाल ये उठता है कि भारत की धरती पे ऐसी भी क्या चीज़ थी जो कई सेंचुरीज से मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है। सो इसका आंसर भी हमें 2 चीज़ों में मिलता है। नंबर 1, फूड अबंडेंस। भारत की ज़मीन और यहाँ का क्लाइमेट फसलों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, और ऐसा कुछ टाइम से नहीं बल्कि कई सदियों से रहा है। यहाँ के फर्टाइल लैंड्स उन फसलों को ज़्यादा सूट करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट, जिस वजह से यहाँ के लोगों को खाने को लेकर कभी भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है। एक सिविलाइजेशन के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सर्वाइवल, और उस सर्वाइवल चार्ट में फूड सबसे ऊपर आता है। सो लोग यहाँ आते गए और बसते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ की ज़मीन उन्हें हमेशा खाने को देती ही रहेगी। नंबर 2, कल्चर। भारत का कल्चर हमेशा से ही मानव सभ्यता के विकास और उसे आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहा है। चाहे हम बात वैदिक पीरियड की करें या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
उस वक्त का पूरा सिस्टम एक इंसान को उसके पोटेंशियल तक पहुंचाने पर फोकस था। जब पूरी दुनिया जानवरों की तरह से जी रहे थे, उस वक्त भारत अपने नॉलेज के दम पर मानवता का विकास कर रहा था। सो इन कंक्लूजन, एंशिएंट इंडिया की शुरुआत से ही बाहरी लोग भारत की तरफ हमेशा आकर्षित रहे हैं। यहाँ लोग आते तो थे, बट यहाँ की खूबसूरती और रिचनेस की वजह से यहीं पर बस जाते थे और सालों सालों तक बिना किसी परेशानी के यहीं रहते थे। और यही वजह है भारत के डाइवर्स होने का, जहाँ डिफरेंट कल्चर आपको सदियों से यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम हमेशा से ही लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया था। अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि क्यों भारत को प्रॉस्परस और सोने की चिड़िया कहा जाता है। वेल, अभी तक हमने देखा कि ऐसे क्या रीजंस थे जिससे भारत आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड देश बन चुका है। बट अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले जनरेशन पर क्या होगा। वेल, जब तक आपने इस लाइन को सुना तब तक दुनिया में अराउंड 259 बच्चे और पैदा हो चुके हैं, यानी कि अराउंड 3,85,000 बेबीज पर डे, जो वही सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं जो हम और आप लेते हैं, जो वही सेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं जो हम और आप यूज़ करते हैं, और तो और वो भी उतना ही ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे जितना हम और आप करते आए हैं। Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. अगर हम सेंचुरीज पहले की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन को सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि एक किंगडम में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसका मैन पावर उतना ही ज़्यादा होगा। हालांकि अब ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन अब पॉवर्टी से लेकर इन्वायरमेंटल डैमेज तक का कारण बन चुका है। इस वीडियो में हमने ओवर पॉपुलेशन को बहुत बार यूज़ किया है, बट हाउ डू वी डिफाइन इट? सो ओवर पॉपुलेशन इज बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स पूरे दुनिया का रिसोर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल। यानी कि जब तक दुनिया में रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन से, तब तक हमें जीने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही हमारी पॉपुलेशन रिसोर्सेज से ज़्यादा होगी तो भूखमरी, क्लाइमेट डिज़ास्टर एंड इवन पॉपुलेशन वाइप आउट जैसी चीज़ों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। कुछ साल पहले तक इकोनॉमिस्ट के अनुसार ये कैपेसिटी कुछ 4 बिलियन हुआ करती थी। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी स्टिल मैनेज द रिसोर्सेज विथ 8 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन। वेल, इसका जवाब साइंस और टेक्नोलॉजी के पास था, और आज उसी की मदद से हम अपने रिसोर्सेज को समहाउ मैच कर पा रहे हैं पॉपुलेशन से। वो अलग बात है कि आज के रिसोर्सेज क्वांटिटी बेस पर हैं, ना कि क्वालिटी पर। इतिहास में ऐसे कई इन्वेंशंस किए गए हैं जिससे आज ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाई है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंशन ऑफ अमोनिया बाय फ्रिट्ज सेवर, जिसकी वजह से आज फसल की पैदाइश 4 से 5 गुना और बढ़ गई है। वेल, इस पर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। सो इन कंक्लूजन, जब बात ओवर पॉपुलेशन की आती है तो इसका इम्पैक्ट हमें डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेन और हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह से देखने को मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ वही देश पैदा कर रहे हैं जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक एवरेज इंडियन के कंपैरिजन में एक एवरेज अमेरिकन 16 गुना ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ करते हैं। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात करें तो एक एवरेज इंडियन फैमिली ऑफ 4 8 टन्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स यूज़ करते हैं पर ईयर, और वहीं पर एक एवरेज अमेरिकन फैमिली अराउंड 70 टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर। सो इन कंक्लूजन, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्स जो कि नेचुरल रिसोर्स को डेप्लीट करने में यूज़ होते हैं, और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा फैक्टर ओवर पॉपुलेशन है, जिसे जल्द से जल्द कंट्रीज़ को कंट्रोल करना होगा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट वाई इंडिया इज़ सो पॉपुलेटेड। सो अगली बार अगर कोई अंकल या आंटी आपको ये बोलें कि बच्चे तो भगवान की देन है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। इसके अलावा अगर आप 2011 में निकले 1 लाख करोड़ के खजाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस समवेयर हियर। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Grey.